अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ दोबारा गाजी खान साहब मौजूद हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से, और एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जानते हैं पाकिस्तान में डस्ट बहुत ज़्यादा है, गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है। ये डस्ट पार्टिकल्स जो है इसके साथ मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम जाकर लोगों को बीमार करते हैं। उनमें सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह की, और आंखों की बीमारियां पैदा होती हैं। और इस डस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि आप किसी भी यूरोपीय मुल्क में अगर पूरा दिन वॉक करें पैदल, शाम को आपके जूते पर एक जर्रा भी डस्ट का नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम ऐसी खुली जगह जहां पर मिट्टी होती है उसके ऊपर या तो घास लगा दी है या उसको कंक्रीट से उन्होंने भर दिया है, और बिल्कुल डस्ट को कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान में ये जो पार्टिकुलेट मैटर है जो डस्ट की शक्ल में उड़ता है, हर तरफ आपको नजर आता है। इससे तरह तरह के सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं और दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो आज हम गाजी खान साहब से इस मौजू पर बात करेंगे कि इस डस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है अमेरिका में, और ये टेक्नोलॉजी कैसे पाकिस्तान में अप्लाई की जा सकती है। ओवर टू यू गाजी खान साहब। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही बात अर्ज करूंगा कि जैसे कि डॉक्टर बिशारत साहब ने फरमाया है कि अगर आप किसी भी मगरबी मुल्क में सैर करने जाएं तो आपको डस्ट नहीं मिलेगी। इन दिनों में जबकि कोविड-19 पेंडेमिक है और हर जगह कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो एयर बॉर्न पार्टिकल्स है या जो जरासीम है उनसे भी बचा जा सके, तो उस सिलसिले में मैं थोड़ी सी चंद गुजारिशात जो हैं ये पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, साथ साथ में इसमें हम डिस्कस भी करते चले जाएंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। अब यहाँ डस्ट कंट्रोल में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये है कि हमने देखना है कि हमारी जो प्रिवेलिंग इस वक्त सिचुएशन है वो क्या है। अब इस तस्वीर में आप देखते हैं कि ये वो मेथड है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये झाड़ू फेरने वाले जो हैं ये दरअसल जमीन से वो एयर पार्टिकल उठा के हवा में उछाल रहे हैं, और इस तरीके से बीमारियां और ज्यादा फैलती हैं। यानी बजाय इस बात के कि कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए कि ये डस्ट यहाँ ये है ये पैदा ही ना हो और इसको कंट्रोल किया जाए, ये दरअसल सफाई नहीं हो रही है, बल्कि ये डस्ट को उड़ा उड़ा के वो हमारे फेफड़ों में, वो उसमें घोड़े भी होते हैं, आदमी गधे जो भी हैं, जो भी सड़क पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो हमें खाने को फ्री में मिलते हैं इस तरीके से। और ये तरीका बहुत ही गैर मुनासिब है, इसलिए मैं इसको शेयर इस तस्वीर को कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ भी देखिए कि एक बीबी है और पीछे एक बैकग्राउंड में पीछे एक आदमी है, वो भी झाड़ू और ब्रूम लेके वो डस्ट पार्टिकल उड़ा रहे हैं। दिस इज अटरली रॉन्ग, बहुत गलत है। आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में देखें तो यहाँ जो पौधों के पत्ते हैं उन पत्तों के ऊपर ये डस्ट पड़ गई है, जम गई है। अब इसमें ये होता है कि जब उस पर डस्ट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और ये पौधे जो हैं ये मर जाएंगे। आप अगर लाहौर में देखें, दरख्तों के पत्तों के को देखें तो आपको साफ ग्रीन शफाफ पत्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि वो सारे डस्टी होंगे। और इवन अगर उन पे बारिश भी पड़े तो डस्ट इतनी ज्यादा चिमट गई है कि वो डस्ट उतरती नहीं है और वो गदले गदले रहते हैं। आपको साफ दरख्त जो है मिलने को बहुत ही कम मिलेंगे। नेक्स्ट उसमें हम अगले सेक्शन में देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि डस्ट जो है ये चोक कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी एब्जॉर्प्शन को, और फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होता। आप राइट साइड वाला पत्ता है उसमें भी देखिए कि वो कितनी डस्ट पड़ी हुई है। और इसके बाद हम ये आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ इस पेज पे। यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ अपने घर के बाहर ही दो प्लांट्स लगे हुए थे, ये दो ट्रीज की मैंने तस्वीरें ली हैं। इनमें आप लीव्स को देखिए,
इन लीव्स पर आपको कोई डस्ट का पार्टिकल नजर नहीं आएगा। और यहाँ पूरी ताकत के साथ जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं। Heat wave can be significantly controlled by controlling dust। अगर डस्ट को हम कंट्रोल कर लें तो जितनी भी आपकी हीट वेव है बड़ी हद तक आप इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ठीक है, हीट पड़ती है, लेकिन हीट जो है ये सीधी किसी और चीज के साथ हीट एकदम से पैदा नहीं होती। जब ये जमीन के साथ टकराती है तो जमीन गर्म होती है, लेकिन जमीन से पहुंचने से पहले जो भी जर्रात हवा में होते हैं ये उनसे टकराती है और वो जर्रात गर्म होते हैं। उसके साथ सराउंडिंग जो हवा है वो गर्म हो जाती है, जिससे हीट वेव पैदा होती है। डायरेक्टली जमीन से जब रोशनी टकराती है तो उससे उतनी ज्यादा हीट पैदा नहीं होती या उतना माहौल गर्म नहीं होता जितना दरमियान में जो डस्ट होती है ये इर्द गिर्द के माहौल को गर्म कर देती है। इस तरह से हीट वेव को हम अक्सर देखते हैं कि ये इसको बड़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर डस्ट पार्टिकल को कंट्रोल कर लें। ये इसमें एक खिड़की से रोशनी आ रही है इस स्क्रीन में, और देखते हैं कि वहां से जहां रोशनी पड़ रही है वहां इन डस्ट पार्टिकल्स को आप साफ तरीके से देख सकते हैं। और यही उसका रीजन है जिससे सख्त गर्मी भी पैदा होती है और ये डस्ट जो है ये जरासीम जो है ये उड़ा के ले आती है और बीमारियां फैलती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन पहला सोल्यूशन जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि इसका है, पहला है ग्राउंड कवर, यानी जमीन को आप नंगा ना रखें, उसको लिबास पहना दें। मिसाल के तौर पर ये अगली जो चंद स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि ये है कि अभी जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में रहता हूँ, यहाँ दुनिया की, और मुझे बताने का मकसद ये है कि दुनिया की बेस्ट एयर क्वालिटी कंट्रोल है। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल और कहीं नहीं है। यहाँ हमें डस्ट और का कोई निशान नहीं मिलता। शायद नादरी कहीं आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप थोड़ी सी जमीन भी देख पाए, क्योंकि यहाँ जमीन दिखती नहीं है। जहां भी जमीन का टुकड़ा कोई नजर आता है खाली, जहां पौधे लगे हैं वहां ऊपर ग्राउंड कवर लगा हुआ है। तो यहाँ जो दीवारें हैं जो मशरकी सिमत में हैं जहाँ गर्मी आती है, वहां भी लोगों ने वो छोटी छोटी बेलें और श्रब्स चढ़ा दी हैं और उनकी वजह से वो दीवारें ठंडी रहती हैं और वो गर्मी रेडिएट नहीं करती। ये 3 स्लाइडें हैं, ये मैंने अपने घर के बाहर तस्वीरें 3 ली थी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यहाँ आपको पौधे तो नजर आ रहे हैं लेकिन जमीन नजर नहीं आ रही। यहाँ उन्होंने इस पे मल्च डाला हुआ है। अब सवाल ये पता है, मल्च जो है ये दरख्तों की छाल होती है, या आप कुछ किसी भी जो बायोमास है, आपके पास कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, कुछ भी चीज हैं, उसके चिप्स से बनाए होते हैं और उनको रंग किया होता है उन्होंने। और ये बड़े खूबसूरत से रंगों में, 3 रंगों में तकरीबन आते हैं। ब्लैक में आता है, इसमें ब्राउन, डीप ब्राउन में आता है, और जरा लाइट ब्राउन में भी आता है, वुड कलर में भी। तो ये लोग आमतौर पर अपने क्यारियों में जहां भी उनके सामने खुली जमीन नजर आती है वहां पर ये डाल देते हैं। और इससे यह है कि जमीन से एक तो जो पौधे को पानी देते हैं, जो उसकी मॉइस्चर है ये हवा में कम उड़ती है, क्योंकि जो भी पानी जमीन के नीचे जाता है जब ऊपर आता है तो ये उसको मॉइस्चर को रोक लेती है और बड़ी हद तक उसको पानी की कमी जो है वो नहीं होती है। और दूसरा ये है कि ये ठंडी रहती है, तपती नहीं है। और तीसरा ये है कि डस्ट पार्टिकल उड़ने नहीं देती, ये अंदर ही सबको कैप्चर करके रखती है। दूसरी तस्वीर में भी आप यहाँ देखें कि ये मैं साइड वॉक से ली है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जमीन को मल्च से छुपाया गया है। सिर्फ आप सीमेंट के 2 टुकड़े सामने देख रहे हैं जहाँ उन्होंने कुछ पाइपिंग वगैरह की है, लेकिन सारा का सारा उन्होंने कवर किया हुआ है ग्राउंड कवर के साथ। ये तीसरी तस्वीर में भी
ये मल्च आपको नजर आ रही है। हर जगह आपको, हर बड़े यूरोप के शहर में इस तरह या मल्च नजर आएगी, या उनको उन्होंने स्टोन से इसकी कवरिंग की होगी। स्टोन अगरचे गर्म होते हैं, लेकिन कम से कम वो डस्ट पार्टिकल को हवा में उड़ने नहीं देते। यहाँ मैंने मल्च की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं, वो मुख्तलिफ काइंड्स की जो हैं, उनको मैंने पिक्चर में दिखाया है कि यहाँ मल्च किस तरह की होती है। तो ये काले रंग, ब्राउन रंग, हर किस्म के रंग में आपको और मिक्स्ड में नजर आ रही है। ये जमीन पे अगर इसकी तकरीबन 2 इंच की तह बिछा दी जाए तो पौधे तो आसानी से उग जाएंगे, लेकिन उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल हवा में आपको उड़ता नजर नहीं आएगा। बास जगह पर जहां भी लोगों के खुली जमीन है, वहां उन्होंने घास लगा दी है, लॉन बना दिए हैं, और उसको ग्रास और रॉक्स के साथ कवर किया हुआ है, ताकि यहाँ भी ये आप चलें तो इट जमीन ठंडी भी हो और डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं उड़े। यहाँ भी क्ले को आप देखते हैं, इस तस्वीर में भी वो प्लांट्स और रॉक से कवर किया गया है। ये भी रॉक गार्डन इन्होंने बनाया है लोगों ने मुख्तलिफ घरों के सामने। रॉक गार्डन में ये पत्थर और ये मुख्तलिफ किस्म की श्रब्स वगैरह लगा देते हैं, ताकि डस्ट जो है ये भी ना उड़े और खूबसूरती भी इसकी बनी रहे, अच्छा नजर आए। दूसरा इसका, ये तो एक हमने इलाज ढूंढा था कि भाई इसको ग्राउंड कवर कर दें, ये बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन जो पोल्यूशन है और डस्ट पार्टिकल हैं, जो खतरनाक डस्ट पार्टिकल हैं, ये चिमनी स्मोक से आते हैं। अब वो लोग जिनके घरों के पास कुछ मिलें हैं, वो आसानी के साथ देख सकते हैं कि मिलों की चिमनी से धुआं आता है, और बाज औक़ात बड़ी ही बुरी किस्म की स्मेल आती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है। लेकिन इसका भी इलाज है। ये चीज जो है, ये आप देखें पाकिस्तान के जितने सनती इलाके हैं, वहां पर आपको चिमनीज में से धुआं उठता नजर आएगा। ये एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, गर्मी भी पैदा करता है। दूसरा, ये लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और एयर क्वालिटी कंट्रोल का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है इसमें। तो इसका तरीका यह है कि इसको हम कंट्रोल करें, चिमनी स्मोक को। इसकी हम आगे से थोड़ी डिटेल बताते हैं आपको। Our team of engineers and scientists has the technology that we can make devices for chimney to collect 99% of smoke before its exit point. All you need is to show seriousness. If you decide to stop CO2 emissions into the atmosphere, smoke magnets can be tailored into small, medium and large scale capacity. तो ये है कि जितने भी हम इसकी चिमनी है, इसके अंदर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं कि ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे हम जो हैं, ये इसके 99% पार्टिकल हम उसको एक तरफ निकाल लें, सोलिडिफाई कर लें और एक तरफ कर लें। और ये इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताने लगे हैं कि इसका तरीका क्या है, बल्कि इसी में बताते हैं। आपने कोरोना का नाम तो बहुत सुना है, आजकल मैं बीमारी यहाँ है। पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, इसी स्लाइड पे रहिएगा जरा। ये जो चिमनी से, स्टैक से धुआं निकल रहा है, इसमें जी जी। ये जो धुआं है, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर के अलावा इसमें कार्सिनोजेनिक गैसेस भी होती हैं। तो इसके लिए हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक तो बैग फिल्टर्स यूज होते हैं, बैग हाउस कहलाता है वो। बैग फिल्टर्स यूज होते हैं, वो जो है इसका जो भी पार्टिकुलेट मैटर है उसको कैच कर लेते हैं और रिमूव कर देते हैं। और फिर ये कि अगर और अच्छी डिवाइसेस की तरफ मैं बात करूं तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। वो बिजली से चलते हैं और वो जो है इसमें से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देते हैं। फिर ये होता है कि इसकी गैसेस को रिमूव करने के लिए वेट स्क्रबर्स यूज होते हैं। वो ना सिर्फ ये कि इस धुएं में से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं, बल्कि इसमें जो गैसेस हैं उसको जो है वो रिमूव कर, उसको पानी में हल करके और फिर उसको जो है अलग ले जाते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से गैसेस भी हवा में नहीं जाती। तो ये कुछ इस तरीके की डिवाइसेस हैं जो कि सारी दुनिया में यूज होती हैं, और यही पाकिस्तान में भी हमारी इंडस्ट्री को यूज करनी चाहिए। शुक्रिया जी।
जैसा कि डॉक्टर बशारत साहब ने बड़ी तफसील में ये बात बताई है, मैं लेमैन जो आम आदमी हैं गांव में, जो इतना ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा इसका पता नहीं है, उनके लिए दो तीन लाइनें सिर्फ और इसमें यही ऐड करूंगा। बात वही है जो डॉक्टर साहब ने कही है एग्जैक्टली, कि स्क्रबर होते हैं इसके, लेकिन उसमें यह है कि जैसे इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बिजली इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं जैसे बालों में आप कंघी करते हैं, तो आपकी कंघी जो है उसमें अगर आपके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों तो वो मैग्नेट की तरह उसको उठा लेती है। बिल्कुल इसी असूल पे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है बिजली इसमें देते हैं, तो ये एक किस्म का मैग्नेट बन जाता है जो पार्टिकल्स को एकदम से इकट्ठा करके, तो एक पॉइंट पे इकट्ठा करके उसकी ढेरी बना देता है। तो ये ढेरी जो है ये जमीन पे स्क्रबर से ये नीचे गिर जाती है और हवा साफ हो जाती है बड़ी हद तक, मास वाए उन गैसेस के जो खतरनाक गैसेस हैं उनके लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसमें उसको पानी के नीचे से गुजारा जाता है और उसके और तरीक़ेकार हैं। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार, बहुत सारे सोल्यूशन हैं जिसकी डिटेल जो है ये हम प्रोवाइड हम आपको बाद में कर सकते हैं। अगर वाकई कोई इसमें सीरियसनेस जो है शो करे तो इसका सोल्यूशन जो है हम आसानी से निकाल के तमाम पाकिस्तान में जितनी भी चिमनीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इसमें से जो इमिशन बाहर आ रही है उनको हम अगर कंट्रोल कर लें तो हम बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और इस पे फैक्ट्री वालों का कोई खर्चा ज्यादा नहीं आता, ये छोटा सा आसान सा काम है, लेकिन इसमें पब्लिक हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्व होती है। और लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों की जो है ये सेहत है वो ठीक हो सकती है, बीमारियां कम हो सकती हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल को हवा में फैलाने का ये एक काफी बड़ा जरिया है। इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। और इसमें अगर आपको कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आप पर्टिकुलर किसी एक मौजू पर कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में आप अपना जो है ईमेल एड्रेस दे दें और हम आपको जो है ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया। अब इसमें जो तीसरा कल्प्रिट है, जिसको कह सकते हैं कि तीसरा जरिया जिसके जरिए डस्ट पार्टिकल और ये हमारे स्मॉग और इस किस्म की चीजें फैलती हैं, वो हमारी गाड़ियां हैं। और गाड़ियों का हमारे डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, स्मॉग, धुआं और बीमारियों के फैलने का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, मोटरसाइकिलें बहुत ज्यादा हैं, सड़कों पे चलती हैं, धुआं छोड़ती हैं। उनमें से नई वाली तो शायद ना इतनी छोड़ती हो, लेकिन पुराने वाली जितनी चल रही गाड़ियां हैं वो हवा में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। और इसका वही है कि एक डस्ट पार्टिकल बढ़ते हैं, इसमें गर्मी ज्यादा पैदा होती है। इससे जो इंतहाई मुजिर सेहत जो इसमें से गैसेस हैं वो निकलती हैं और वो इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा खतरनाक हैं। एयर क्वालिटी को कंट्रोल अगर हमने करना है, डस्ट पार्टिकल को कंट्रोल करना है, तो इस सेगमेंट को हमें बहुत ही तवज्जो से देखना होगा। क्योंकि गाड़ियों की तादाद पाकिस्तान में बेशुमार बढ़ चुकी है और इसमें ये प्रॉब्लम जो है, ये आप सड़क पे जाएं तो आपको वहां की स्मेल ही और तरह की नजर आएगी। फ्रेश एयर की स्मेल आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह यह है कि इस ये जो धुआं छोड़ती हैं ये पूरा वहाँ जो पेट्रोल है या जो भी ऑटोमोबाइल का जो भी इसमें आप इसमें पेट्रोल या जो भी डीजल जो भी डालते हैं, ये पूरा बर्न नहीं हो रहा होता। और ये चूंकि आधा कच्चा बर्न हो रहा है और बाकी का बाहर निकल रहा है और वो स्मोक की शक्ल में निकल रहा है, वो उसको आग भी लगी हुई, इसमें गैसेस भी बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका एक तो इसमें यही है कि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर सही होने चाहिए गाड़ी में। यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैलिफोर्निया में जहाँ मैं हूँ, इस जगह कोई भी गाड़ी जो है इस सड़क पे नहीं चल सकती अगर उसमें से उसका स्मॉग टेस्ट ना हुआ हो। स्मॉग टेस्ट में वो देखते हैं कि इसमें पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, किस किस चीज के पार्टिकल गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, और उस हिसाब से फिर उसको इजाजत मिलती है। अगर वो टेस्ट पास करे तो सड़क पे गाड़ी आ सकती है, अगर टेस्ट पास नहीं उसका होता, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से टेस्ट किया जाता है,
तो कहने का मकसद ये है कि एक जो भी पुरानी गाड़ियां हैं तमाम की तमाम में उनके जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें वो लगाए जाते हैं ताकि वो टेस्ट पास कर सकें। नए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं ताकि उसके जरिए जो उसकी कंबस्टन है उसका साइकिल पूरा हो, कंप्लीट हो, ताकि जो एग्जिट उसका है, जो पाइप है, टेल पाइप है, वहां से जो हवा निकल रही है वो खतरनाक ना हो और उसमें डस्ट पार्टिकल्स, किसी किस्म के कार्बन या किसी और किस्म के पार्टिकल्स उसमें से ना निकले। अब जो इसका फोर्थ काज हम देखते हैं वो है कि हम अपने नोटों को जला रहे हैं। राइट साइड पे आप तस्वीर देखें, डॉलर है जो उसमें आग लगी हुई है, और लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उसमें आदमी जो है वो अपना बायोमास, जो फसल उसने काटी है उसके बाद जो उसके पास झाड़ियां और इस किस्म की चीज को आग लगा रहा है। जी, ये एक चीज सिचुएशन मैं जरा यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा एक एटलेटिक कन्वर्टर्स का बताया है। पाकिस्तान में भी जो नई गाड़ियां हैं इनमें लगा हुआ आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल लोगों को इसके बारे में ज्यादा आगाही नहीं है। पुरानी गाड़ियों में तो होता ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पेट्रोल वाली गाड़ियां इतना धुआं नहीं देती जितना डीजल वाली गाड़ियां देती हैं। और डीजल की गाड़ियों में जो है डीजल मफलर्स लगते हैं और उनकी प्रॉपर ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। रेगुलर ट्यूनिंग कराएं, जब भी वो डीजल की गाड़ी धुआं देने लगे उसका जो है ट्यूनिंग कराएं, और उसमें जो भी उसके फ्यूल पंप का या जो भी कोई और मसला होता है उसको ठीक कराएं। डीजल मफलर्स इस्तेमाल करें ताकि वो जो है डीजल की गाड़ियों का, बसों का, ट्रकों का धुआं जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो ये मैं एक चीज ऐड करना चाहता था। शुक्रिया डॉक्टर बशारत, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें डिटेल में इसको बताने की वाकई ज़रूरत थी ताकि इसको टेकअप किया जा सके पूरे तरीके से। अब जो चौथा इसका जरिया है ये हम यह है कि जो फसलों की बाकियात हैं हम इसको जलाते हैं। तो दरअसल हम बाकियात नहीं जला रहे, ये बायोमास जला के हम जो इसमें एक तो हवा में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और दूसरा ये है कि जमीन की फर्टिलिटी को जाया करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है इसके लिए फिर हमें और मुसीबत करनी पड़ती है, क्योंकि वो ना तो कार्बन फिक्सिंग होती है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है फसल में, और मजबूरन हमें इसके लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि होता ही है कि जब हम इनको जला देते हैं तो इसमें सिर्फ कार्बन पार्टिकल रह गए, बाकी के सारा जो इसके नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन ही इसका इफेक्ट है जिसने फर्मेंटेशन से डिके होना था जमीन के अंदर। और जब ये डिके होता तो आपकी फसल जो है वो कई गुना ज्यादा, उसको ऐसे है जैसे आपने बहुत बड़ा फर्टिलाइजर दे दिया, जिसको हम बोलते हैं जैसे पत्तों की खाद होती है। अगर पत्तों की खाद आप देते हैं, नेचुरल जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो वो फसल आपकी बेहतरीन फसल तस्वर होती है, उसमें जहर नहीं होता। और जहर हमें इसलिए देना पड़ता है कि हम इसको जला देते हैं। अगर आप फसल के ये जो बाकियात हैं इसको हल, जमीन में अगर हल चलाते हैं तो उसी में इसमें हल चला दें ताकि ये जमीन के अंदर ये पत्ते चले जाएं, ये बायोमास जमीन के अंदर चला जाए। वहां जब ये बैक्टीरिया और जो इसके माइक्रोब्स हैं जब इसको डिके करेंगे तो ये बड़ी नहायत ही उम्दा खाद बन जाएगी। तो इसको जाया करने की बजाय और इसको जलाने की बजाय इसको इसमें ही हल चला दिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ कॉर्न की बहुत अच्छी फसल होती है, तो वहाँ कॉर्न को ऊपर ऊपर से काट लेते हैं, मकई को ऊपर से काट लेते हैं, नीचे का खड़ा रहने देते हैं हिस्सा। और जब उसको दोबारा मकई या कोई सोयाबीन लगानी हो तो वहां फिर ट्रैक्टर फेर देते हैं, और ट्रैक्टर से वो जो खड़ी फसल का थोड़ा सा हिस्सा होता है जमीन के अंदर मिक्स हो जाता है। अब उनको बहुत खाद देने की जरूरत पड़ती है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो बर्निंग है इस तरीके से ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार पैदा करती है, और इससे हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान भी होता है, डस्ट भी बढ़ती है, इसमें हीट वेव का भी इफेक्ट होता है कि उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। तो ये जो है ये फोर्थ काज है जिसमें हमारी एयर क्वालिटी कंट्रोल जो है इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो है ये एयर क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ हम इस पिक्चर में नेक्स्ट में बायोमास इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ये हम बता रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या करते हैं कि ये
एक आला किस्म का ये फर्टिलाइजर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मगरबी मुल्कों में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसमें वीडियो में हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ये अवेयरनेस दें कि डस्ट कंट्रोल एक कंट्रोलेबल चीज है। ये जरूरी नहीं है कि आदमी ऐसे माहौल में रहे जहां इंतहाई डस्ट हो, और इसको ये कंट्रोलेबल है और इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एनी कमेंट ऑन दैट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि ना सिर्फ ये कि बायोमास इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, बल्कि इट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। मैंने इसमें काफ़ी काम किया है। और जो है मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी थी, पाकिस्तान की ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, वो 2013 की जो है मैंने रिवाइज की 2013 में। और उसमें ये बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स वगैरह ये डलवाए। इससे पहले सिर्फ हाइडल, विंड और सोलर जो है वो थे पॉलिसी में। तो 2013 से ये पॉलिसी भी पाकिस्तान में मौजूद है, और उसके तहत ये सारी की सारी जो बायोमास है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसमें के प्लांट्स जो हैं बहुत सारे, तकरीबन तमाम शुगर मिल्स में लग रहे हैं और काफ़ी सारियों में लग चुके हैं, और वो ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। इस बायोमास को बगास की सूरत में और दूसरे बायोमास की सूरत में जो है वो जलाया जाता है बॉयलर्स में, और फिर वो उससे जो है एनर्जी पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है, और वो बिजली फिर ग्रिड को भी दी जाती है, और वो जो शुगर मिल्स हैं वो अपने काम पे भी लाते हैं। तो इस तरह दिस ये काफी कंक्लूड्स बड़ा आवर सोर्स है ऑफ एनर्जी। डिस्कशन। इसको जाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पंजाब में, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब में भी और इंडियन पंजाब में भी बहुत ज्यादा ये जो है इसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बायोमास है इसका धुआं जलने के बाद स्मॉग की सूरत में वो पूरा जो है इलाके को घेरे में ले लेता है, पूरा बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, लोगों को सांस की बीमारियां होती हैं, आंखों की बीमारियां होती हैं। उससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। बायोमास से जितने भी जो प्लांट बनते हैं या बिजली बनती है, उसका एक और हम इसकी वीडियो करेंगे जिसमें हम उसकी तफसील बताएंगे कि वो इसके कैसे गैसीफायर बनाए जा सकते हैं। और उन गैसीफायर से हम, मेरे पास अभी कुछ एक रिपोर्ट थी इनकी, ये जो अमेरिका का महकमा है इमरजेंसी, ये थे कि अगर हमारी इकोनॉमी खराब हो जाए किसी वॉर की वजह से तो हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि पेट्रोल की कमी की वजह से जब पेट्रोल कम हो जाए मुल्क में, तो उसका तरीका ये है कि हम अपनी तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है ये हम बायोगैस पे चला सकते हैं। और उसको बनाने का तरीका, उसके जो गैसीफायर्स हैं उसके लिए हम एक सेपरेट सेगमेंट रखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। इंशाल्लाह फिर उस सिलसिले में आपसे बात होगी। जी बिल्कुल, इस पे काफी काम गैसीफायर में पाकिस्तान में हो भी रहा है। और यहाँ पर एक कंपनी आई है, उनकी मेरे साथ बात हुई थी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। हर जगह जाकर वो हर सूबे में इसको दिखा रहे हैं, इसको ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम जरूर देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब आपका, आपने वक्त दिया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर बात की। और देखिए, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट जो है वो हाईली पोल्यूटेड है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जो हैं वो जब ये मौसम शुरू होता है इसको जलाने का, जब ये लोग आग लगाते हैं, तो मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में लाहौर का और दूसरे शहरों का शुमार होता है पूरी दुनिया के। तो हमें इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो इकदाम करने चाहिए। हुकूमत को सिर्फ जो है वो पॉलिसी बनाने तक या कानून बनाने तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत शुक्रिया। दीजिए। डॉक्टर बिशारत इस्लामाबाद से आपसे इजाजत चाहता है। थैंक यू। प्लेयर इज माइन। थैंक यू वेरी मच।